गुड मॉर्निंग क्लास 12। मैं आपका दीपक सिंह, व्यावसायिक शिक्षक। और इस पेपर 1 में जो 3 चैप्टर थे, डॉपलर इफ़ेक्ट और एक ये आपका तरंग का विवर्तन और विस्पंद, और एक अप्रगामी तरंग, ये लास्ट चैप्टर आपका बच गया था। तो इसको स्टेशनरी वेव्स कहते हैं, अप्रगामी तरंग। तो आइए समझते हैं क्या है कि एक मतलब जिसकी ये बद्ध माध्यम में, माध्यम जैसे बद्ध कैसे होगा, जैसे आप सितार है आपका, सितार आपने देखा होगा, बजाते हैं सितार लोग, तो उसमें डोरी तनी होती है और सितार के अंदर का खाली रहता है, तो वो बद्ध माध्यम। तो बांसुरी भी आपकी है, वो भी एक उसके तो बद्ध माध्यम है वो। तो उसमें जब आप फूंकते हैं तो हवा से वो हवा निकलती है, तो उसमें साउंड उत्पन्न होता है, तो वो एक बद्ध माध्यम है। तो बद्ध माध्यम में जब कोई गति या हलचल उत्पन्न की जाती है तो तरंग का संचरण सभी दिशाओं में होता है, तथा भाई बांसुरी बजाते थे कृष्ण भगवान तो चारों तरफ फैलती थी। तो माध्यम के परिसीमन में तरंग परावर्तित भी होती हैं। इस प्रकार बद्ध माध्यम आपतित एवं परावर्तित दोनों तरंगों के संचरण से प्रभावित होता है, मतलब परावर्तित भी होती हैं और आपतित भी होती हैं। तो इस प्रकार तरंगों के अध्यारोपण के फलस्वरूप जो है बद्ध माध्यम में कुछ निश्चित आवृत्तियों वाली कंपन होने लगती हैं, और ये आवृत्तियाँ बद्ध माध्यम की अभिलाक्षणिक आवृत्तियाँ कहलाती हैं। और अगर देखा जाए तो ये 2 प्रकार की होती है, एक कोमल एक कठोर। तो कोमल आप कह लीजिए वो जिसमें जड़त्व नहीं होता, तथा एक तार जो है वह मुक्त होता है और पतली डोरी से जुड़ा होता है। और दूसरा जो है कठोर, आप इस कह लीजिए सितार को एक ले लीजिए, दोनों सिरा जो है कठोरता से बंधा जाता है, तो इसे हम कठोर या दृढ़ परिसीमन कहेंगे। तो बद्ध माध्यम की परिसीमा बाउंड्री जिसे कहें तो 2 प्रकार की हो सकती हैं, कोमल और कठोर। अब आते हैं, देखते हैं अप्रगामी तरंग क्या है। तो जब किसी बद्ध माध्यम में सभी प्रकार की दो दो अनुदैर्ध्य हों या अनुप्रस्थ प्रगामी तरंग एक ही चाल से लेकिन विपरीत दिशाओं में अगर चलती हैं, तो उनके अध्यारोपण से, मतलब उनके एक दूसरे के अध्यारोपण से एक नई प्रकार की तरंग उत्पन्न हो जाती है, जो माध्यम में स्थिर प्रतीत होती है। तो स्थित प्रतीत होती है, इस प्रकार की तरंग को हम नई तरंग को अप्रगामी तरंग कहेंगे। और इसमें ऊर्जा का संचरण नहीं होता, और अध्यारोपण के द्वारा बनी गई अप्रगामी तरंग अनुदैर्ध्य अप्रगामी तरंग कहलाती है। और उदाहरण के लिए पाइप में अगर आप वायु स्तंभ में देखें तो वहाँ पर आपको अनुदैर्ध्य मिलेंगी, और अनुदैर्ध्य अप्रगामी तरंग बनती हैं। और इसी प्रकार आप अनुदैर्ध्य के और भी उदाहरण ले सकते हैं पाइप वाले, जैसे बांसुरी ले लीजिए, वीणा ले लीजिए, सीटी ले लीजिए, बिगुल ले लीजिए। तो ये सब अनुदैर्ध्य अप्रगामी तरंग के उदाहरण हैं। और इनके लिए शर्त अक्सर पूछ देता है, तो इनके लिए एक शर्त, बस एक लाइन की शर्त है कि बद्ध माध्यम का होना आवश्यक है। और निस्पंद प्रस्पंद तो आप समझ रहे हैं, जैसे कठोर का यही है। तो ये आपने एक दृढ़ बनाया, एक कठोर यहाँ पर, और ये आपतित स्तंभ हुआ, और जब इसका जो परावर्तित होगा वो इसी तरह से परावर्तित होगा। और जबकि मृदु का ठीक इसका उल्टा होगा। मृदु में आप देखेंगे तो आपतित स्पंद इस तरह से जाएगा और परावर्तित इस तरह से जाएगा, क्योंकि कोमल एक सिरा कोमल से बंधा होता है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। तो इसमें हम जो चूँकि एक प्री बोर्ड की तैयारी के रूप में हम चल रहे हैं, और बाकी तो हम लोगों ने पढ़ाई है। अब परगामी तरंग की विशेषताएं क्या होती हैं। ये तरंगे माध्यम में आगे नहीं बढ़ती, बल्कि अपने ही जगह पर रहकर फैलती और सिकुड़ती हैं। इसी कारण इन्हें मतलब अप्रगामी कहा जाता है, जो वो तरंगे जो आगे ना बढ़ें। अप्रगामी का खुद ही अर्थ ही यही है, जो वो तरंगे जो आगे ना बढ़ें। तो इनके बीच बीच में कुछ बिंदु होते हैं, कुछ बिंदुओं पर आपेक्षिक अपेक्षा अधिक रहता है विस्थापन। तो जहाँ अधिक रहता है उसको प्रस्पंद कहते हैं। अब मतलब ये भी पूछता है आपसे प्रस्पंद क्या है 1 नंबर में। तो उन निस्पंद के बीच में जहाँ दूरी कम है निस्पंद, और जहाँ अधिक है प्रस्पंद होती है।
तो दो पास पास निस्पंदों या प्रस्पंदों के बीच की दूरी अगर आप देखें तो लैम्डा जो आपका तरंग दैर्घ्य है, लैम्डा साइकिल, जिसे मैंने आपको कई बार बताया है कि लैम्डा जो है ये इस तरह से आप करें तो यहाँ से साइकिल चलाते हैं, एक पैडल आप मारते हैं, एक पैडल ये, तो यही दूरी जो है लैम्डा होती है, मीटर में इसको नापा जाता है। तो लैम्डा बटा 2 तो इस तरंग है तो उनके एक निस्पंद तथा उसके पास वाले प्रस्पंद की दूरी लैम्डा बटा 4 होगी, आधी होगी, लैम्डा बटा 2 की आधी। तो पास पास प्रस्पंदों के बीच की दूरी लैम्डा बटा 2 और एक निस्पंद तथा उसके पास वाले प्रस्पंद की दूरी इसकी आधी लैम्डा बटा 4 होगी। यही इसकी विशेषताएं इस तरह से हैं। अगर तुलना कर लें प्रोग्रामी तरंग अप्रोग्रामी तरंग में तो ये प्रोग्रामी तरंग में क्या है, ये तरंग किसी ध्वनि स्रोत द्वारा उत्पन्न की जा सकती हैं और ये बद्ध माध्यम में रहती हैं। अप्रोग्रामी तरंगे तो समान आवृत्ति और समान आयाम विपरीत दिशा में चलने वाला होना चाहिए, तो इसमें अध्यारोपण, ये तरंग माध्यम में एक निश्चित वेग से आगे बढ़ेगी और ये तरंगे आगे बढ़ेंगी नहीं, सिकुड़ेंगी रहेंगी वहीं। इनके द्वारा ऊर्जा का संचरण हो जाता है तरंग प्रोग्रामी, लेकिन इनके द्वारा ऊर्जा का संचरण नहीं होता। तीनों बहुत आसान से, तो 2 नंबर 4 नंबर 5 नंबर में जो भी आपको पूछा जाए। हाँ, एक और इम्पॉर्टेंट इसके अंदर आता है ध्वनि स्रोत के मूल स्वर, आपसे पूछ सकता है मूल स्वर क्या कहता है। तो ध्वनि स्रोत के कंपन की अलग अलग विधाओं से अलग अलग स्वर उत्पन्न होते हैं, तो अलग अलग आवृत्तियों से सबसे कम मान वाला जिसकी आवृत्ति होगी तो उसे मूल स्वर कहेंगे हम, और जो है जिससे अधिक आवृत्तियों के संगत स्वर निकलेंगे उसे अधिस्वर कहलाते हैं। और ध्वनि स्रोत के उत्पन्न ध्वनि में उपस्थित, दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं कि यदि किसी ध्वनि स्रोत के उत्पन्न मूल स्वरक या अधिस्वरक की आवृत्तियाँ श्रेणी हार्मोनिक सीरीज में हों तो सभी स्वरकों को सन्नादी भी कहते हैं। तो मूल स्वरक हमेशा प्रथम सन्नादी कहलाता है। तो इसमें सम भी होते हैं, विषम भी होते हैं। तो मूल गुण अगर सम गुणक होगी तो सम सन्नादी होगा और अगर विषम होगी तो विषम सन्नादी होगा। तो मान लो कि आप देखें तो अलग अलग किए जाने में, जैसे कि 256, 300, 515 इस तरह से उदाहरण है। तो इन आवृत्तियों में सबसे कम वाली अर्थात 256 ये वाली, ये मूल आवृत्ति हो गई आपकी। इसके अलावा अन्य आवृत्तियों के अधिक 256 × 1, 256 × 2, 256 × 3, 200 वाली आवृत्तियों को हम सन्नादी स्वर मतलब हार्मोनिक टोन कहेंगे, जिसमें 256 आवृत्ति वाला स्वर मूल स्वर आपका कहलाएगा। तो ये समझाने के लिए था। और दूसरा सन्नादी स्वर, मूल स्वर, अधिस्वर क्या होता है ये अक्सर पूछ देता है एक नंबर में। तनी हुई डोरी में अप्रोग्रामी तरंग हमेशा सर्वत्र एक समान होना चाहिए और पूर्णतः लचीली हो अथवा दूसरा डोरी में लंबाई ना बढ़ने वाली होनी चाहिए। तो इस तरह की डोरी होनी चाहिए। तनी हुई डोरी में कंपन के लिए सूत्र पूछता है तो जो वी है आपका, इनकी चाल, इसमें तरंग की चाल वी इक्वल टू कर्ली में यम टी बटा यम, यहाँ टी तनाव है, टेंशन है, तो यम जो है तार की एकांक लंबाई का द्रव्यमान, जैसे तार को काटा जाए तो πr²। तो ये आपसे तनी हुई डोरी में लंबाई का कंपन का सूत्र भी पूछ सकता है, वी इक्वल टू कर्ली टी बाई यम। और इसमें आगे हम बढ़ते हैं तो देखा जाए, और इसमें तो स्वर मापी तो मैंने आपको दिया ही पेज में कि स्वर मापी फिजिक्स का प्रैक्टिकल भी है, इसके द्वारा हम आवृत्ति की को मेजर करते हैं। और इसमें एक इसका उपयोग भी देखिए, इसमें जो है इसका बाँट रखकर फिजिक्स में इसका प्रैक्टिकल, ये प्रैक्टिकल चीज़ है। और इसके द्वारा हम लंबाई का नियम निकालते हैं कि आवृत्ति जो है तार के 1/L मतलब विद्युत को समानुपाती होती है। ये एक इसका रिजल्ट है, ये हमेशा याद रखिएगा। और तनाव का नियम स्वरमापी में आवृत्ति कर्णी में टी के बराबर होता है और यन जो है कर्णी में 1/, कर्णी में तो होता ही यन इक्वल टू वी इक्वल टू कर्णी में यन टी बटा यम, तो कर्णी में 1/m होता है।
और यन इक्वल टू 1/r होता है। तो यम चूँकि उसका द्रव्यमान है तो पाई आर स्क्वायर डी है, तो डी भी आएगा। तो यन समानुपाते का 1/d। तो जो ये तार का डी है घनत्व है और तार का आर लंबाई है, त्रिज्या है, और यल उसकी लंबाई है। तो तनी इसके लिए मूल आवृत्ति का एक सूत्र है, ये देखिए यही सूत्र से ही यन से ही आप एक यन समानुपाते 1/l समानुपाते करणी में टी समानुपाते करणी में आर स्क्वायर का समानुपाते करणी में डी, यहीं से आप लिख सकते हैं इसको। तो ये इम्पोर्टेंट चीज़ है, एक पूछता है ये। और अगर मेलडी का प्रयोग देखें तो मेलडी का प्रयोग हमने अपने वीडियो में आपको दिया है, उसको थोड़ा आप ज़रूर देख लीजिएगा। और कुंडनली का प्रयोग भी मैंने आपको दिया है, ये ज़रूर दो में से एक आता है और पूछता है। तो कुंडनली और मेलडी का प्रयोग में थोड़ा चित्र वगैरह के साथ इसको ज़रूर देख लीजिएगा, क्योंकि ज़रूर पूछता है इसके अंदर। और बाकी फिर छोटे छोटे सवाल रह जाते हैं। और डॉपलर प्रभाव मैं आपको पढ़ा ही चुका हूँ, ये लास्ट पेपर है इसका, ख़त्म भी होता है। यहाँ से आप एक इसके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस होते हैं। बद्ध माध्यम क्या है, प्रगामी तरंग किसे कहते हैं, इसकी विशेषता लिखिए। और सन्नादि से आप क्या समझते हैं, मूल स्वर से क्या समझते हैं, अधिस्वर से क्या समझते हैं। और यही सब चीज़ों के साथ साथ आपका वही मेलडी का प्रयोग बता दीजिए। तो छात्रों यही है इसमें, थोड़ा सा इससे ज़्यादा मैं वीडियो को लंबा नहीं करना चाहता। और इसका पेज भी मैं आपको दे दे रहा हूँ, कोशिश करिए इसमें 2-4 मतलब आपको प्रयोग वाले 2-4 ठो मेलडी का और कुंडनली का जरूर पूछ लेता है। और चित्र सहित कार्य और सिद्धांत चित्र विधि, और दूसरा 8 नंबर का करीब, और 2-2 1-1 नंबर के सवाल भी इसके अंदर अपरिणामी तरंग क्या है, कैसे है, तो ये जरूर पूछता है। तो इसमें से करीब अच्छे क्वेश्चंस आ जाते हैं। आपको 20 नंबर लेना है, 3 पेपर हैं, आराम से मिनिमम मैं कह रहा हूँ। वैसे तो पिछले साल के लड़के 36-37 नंबर लिए हैं, लेकिन मैं मिनिमम पे ही चल रहा हूँ। और मैक्सिमम अधिकतम तो आप 40 से ऊपर 45 से ऊपर पिछले साल लड़के लिए ही हैं, आप भी ले सकते हैं। इन 3 पेपर से तो बड़े आसानी से लिया जा सकता है, इसके अंदर कुछ ज़्यादा है नहीं। तो पुनः आते हैं अपने मेन पेज पे। वही कुंडली तो आप ज़रूर पढ़ लीजिएगा, अपरिणामी तरंग और ये सब चीज़ें। और ध्वनि का विस्पंदन तो इसका हो ही गया था हम लोग का। दूसरा चैप्टर है ये आपका अपरिणामी तरंग, इसी पे ख़त्म करके अपरिणामी तरंग पे आपको ख़त्म करते हैं। मैनी थैंक्स छात्रों, उम्मीद करता हूँ नए साल आपका अच्छा हो। और क्लास में वैसे कंठ पाठ चल रहा है हनुमान जी का, और वो कल समापन भी होगा, तो उसमें कोई दिक्कत नहीं, क्लास में आप अपना कर सकते हैं। और एनसीसी के रिजल्ट्स भी आने ही वाले होंगे, आएंगे ही निश्चित रूप से, सब आएंगे जनवरी में। सारी चीज़ें सरकार अपना काम कर रही है, आप अपना काम करते रहें। मेनी थैंक्स।